इस बार हुए हैं नियमों में कई बदलाव। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बता रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर निकाले गए शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा की जांच को लेकर बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनहित याचिका दाखिल करके हावड़ा हिंसा की सीबीआई जांच के साथ ही मामले को एनआईए को सौंपने की मांग की है। वहीं ममता बनर्जी ने इन घटनाओं के लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल में ममता राज में ये है कानून व्यवस्था का हाल। राज्य के हावड़ा जिले में रामनवमी के दिन शुरू हुआ बवाल थम नहीं रहा है। पहले गुरुवार को रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया और अब शुक्रवार को फिर से हिंसा की वारदात हुई। हावड़ा में शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई। शुक्रवार को कई घरों पर हमला किया गया है और जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालात पर काबू पाने के लिए आरएएफ को उतरना पड़ा है। हावड़ा के शिवपुर में पथराव की घटना हुई। शुक्रवार को पत्थरबाजी उस समय शुरू हुई जब मीडिया कर्मी एक दिन पहले हुई हिंसा का हाल दिखाने के लिए शिवपुर पहुंचे। इस दौरान दोपहर में पत्थरबाजी शुरू हो गई। दंगाइयों ने घटना को कवर कर रहे मीडिया कर्मियों पर भी पत्थरबाजी की, जिससे कई मीडिया कर्मियों को चोटें आई हैं। यही नहीं, मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर भी पत्थरबाजी हुई है। बीजेपी इस मामले में ममता सरकार पर जोरदार हमला कर रही है। ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये लोग हिंदू जो सनातन संस्कृति मानने वाला है उसको अटैक कर रहा है। किस लिए अटैक कर रहा है? अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए और जो तुष्टीकरण का राजनीति, वो राजनीति को बरकरार रखने के लिए। अभी ममता बनर्जी जब कल हावड़ा में हो रहा था, उस टाइम में ममता बनर्जी धरना मंच में 30 घंटा का धरना चल रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था? रमजान के टाइम में जो अभी मुस्लिम लोग बहुत भालो छेले बहुत अच्छा रहते हैं और वो बार बार वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स के लिए वोट सामने आ गया है। इसलिए मुस्लिम लोगों का साथ है। क्या हिंदू लोग पश्चिम बंगाल में उनको वोट नहीं दिया? पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही खराब हो गया। इससे पहले गुरुवार को हावड़ा में रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया था। इस दौरान कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों की ओर से हुए पथराव के बाद कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। इससे कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश में लग गई। इसके बाद आरएएफ को तैनात किया गया। सुबह भी आरएएफ ने मार्च किया। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी हावड़ा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। शुभेंदु अधिकारी हावड़ा के पुलिस कमिश्नर से भी मिलने पहुंचे। बीजेपी ने घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। बहुत खराब है, नाजुक स्थिति है। पूरा एक वार्ड हाथ से निकल गया है। पुलिस साइलेंट है, इतना पुलिस है उधर, पूरा साइलेंट है। 1 बजे से अभी तक चल रहा है। तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, फंसा हुआ है बहुत आदमी। और सब जितना भी रियल एस्टेट है, जितना भी अपार्टमेंट है, सबका खत्म कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी ने इन घटनाओं के लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है यात्रा नियंत्रित रास्ते पर नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने इसे झूठ करार दिया है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हावड़ा की घटना को लेकर जो बातें कहा जा रहा है, ये पूरी तरह झूठी बात है। रॉन्ग रूट की कोई बात ही नहीं। हावड़ा मैदान तक प्रोग्राम का परमिशन था, कमेटी ने परमिशन किया था, रामनवमी उद्यापन कमेटी ने, और हावड़ा मैदान तक जाने का वही एकमात्र रूट है। ममता बनर्जी ने रॉन्ग रूट का कंसेप्ट सुबह से ही सोशल मीडिया और उनका जो धरना मंच है, वो दोनों जगह से ये तय कर दिया था कि किसी भी मुस्लिम इलाके में से अगर ये जुलूस जाएगा तो वो रॉन्ग रूट है। और भारतवर्ष में ऐसा दिन आ गया कि रामनवमी का जुलूस लेकर आप किसी एरिया में जा सकेंगे, किसी दूसरे एरिया में नहीं जा सकेंगे। इस बीच ये पूरा मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी ने जनहित याचिका दाखिल करके हावड़ा हिंसा की
सीबीआई जांच के साथ ही मामले को एनआईए को सौंपने की मांग की है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था के मसले पर राज्यपाल से बात कर जानकारी ली है। उन्होंने राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मौजूमदार से भी बात की है और कानून व्यवस्था की जानकारी ली है। रामनवमी की हिंसा पर ममता बनर्जी इसलिए भी घिर रही हैं क्योंकि उसी दिन उन्होंने कोलकाता में केंद्र के खिलाफ धरना किया था। बीजेपी पहले ही रामनवमी के दिन धरने पर सवाल उठा रही थी। रामनवमी के दिन हिंसा और अगले दिन फिर हिंसा, ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठाती है कि आखिर एक दिन पहले हिंसा के बाद पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, जिसके चलते दूसरे दिन भी हिंसा शुरू हो गई। कोलकाता ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है और मनीष सिसोदिया पर गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि सिसोदिया की भूमिका को लेकर अभी जांच पूरी नहीं हुई है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 7 सह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने की दलील देकर सिसोदिया जमानत के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। इस आधार पर उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है। कोर्ट ने कहा कि यह आरोप ऐसे आर्थिक अपराध की साजिश रचने का है जिससे समाज का बड़ा तबका प्रभावित होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मोबाइल फोन को नष्ट करने या एजेंसियों को न सौंपने, कैबिनेट नोट से जुड़ी फाइल पेश न करने का उनका व्यवहार रहा है। अदालत की टिप्पणी थी कि जमानत मिलने पर सिसोदिया सबूतों को नष्ट कर सकते हैं या फिर अहम गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट के मुताबिक अब तक मिले सबूतों के मुताबिक मनीष सिसोदिया की आपराधिक साजिश नजर आती है और सिसोदिया के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला बनता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इस समय सिसोदिया को जमानत मिलती है तो अभी चल रही जांच प्रभावित होगी। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले का सूत्रधार बताया और कहा कि आबकारी नीति के निर्धारण और अमल में मनीष सिसोदिया की मुख्य भूमिका रही है। कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलील को अहमियत दी है कि 90 से लेकर 100 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया और उनके साथियों को पहुंचाए गए हैं। इस रकम के एवज में आबकारी नीति में बदलाव कर साउथ इंडियन लॉबी को फायदा पहुंचाया गया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात उच्च न्यायालय से बड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने केजरीवाल पर प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाने के मामले पर जुर्माना लगा दिया है। न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री के बारे में जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने केजरीवाल की याचिका को भ्रामक बताया और उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केजरीवाल को न्यायालय ने जुर्माने की राशि गुजरात राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करने का निर्देश दिया है। वहीं भाजपा ने कहा है कि इस तरह का जुर्माना अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ था। आज से पहले भी कई बड़े लोगों के ऊपर, राजनीतिक लोगों के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने इसी प्रकार की टिप्पणियां की थी। बाद में हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी। से गिर जाए तो भी वो कहेंगे प्रधानमंत्री एलजी का नाम लेके। वह कोई राजनीति करते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर देते नहीं, हर प्रश्न को प्रधानमंत्री जी की ओर या एलजी की ओर बढ़ा देते हैं। जयपुर में 2008 को हुए सीरियल ब्लास्ट केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला सुनाने के साथ ही एटीएस की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड की जांच में कई खामियां की बात कही गई है। इस ब्लास्ट में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया या जो घायल हुए, उनमें कोर्ट के फैसले के बाद गुस्सा है। वो लोग सही जांच करके दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। जयपुर में साल 2008 में हुए सीरियल बम धमाके के मामले को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन पीड़ित अब भी इंसाफ की तलाश में हैं। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले सभी आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही अदालत ने एटीएस की जांच पर भी सवाल खड़े किए। अब सवाल ये है कि जांच एजेंसियों की लापरवाही का खामियाजा पीड़ित क्यों भुगतें? धमाके में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया या जो घायल हुए, उनमें कोर्ट के फैसले के बाद गुस्सा है।
वे लोग सही जांच कर दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। पीछा तो मैं दे दूं, मारा बेटो आ जाओ तो आज, पर मारा बेटो तो ओठो को ना वे, मारा बेटो तो ओठो को ना वे तो गए दुनिया में से, तो मार तो घर बर्बाद हो गो। सजा मिलनी चाहिए, सही दोषियों को पकड़ना चाहिए, बन खोज करे, फिर सरकार का ही कता नहीं बनाई चाहिए। हम ये चाहते हैं कि उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो भी है उनको पकड़ के और उनको सजा देनी चाहिए। अगर वो कहते हैं भाई ये लोग उनके खिलाफ आरोप नहीं जुटा पाए तो ये गवर्नमेंट की गलती है कि वो ढंग से अपना काम नहीं कर रही। जिसने भी ऐसा जुल्म किया करा है उनको फांसी की सजा मिले, और इन लोगों को जिनको मरे हैं और जो आज जो घायल है उनको भी थोड़ा शांति मिले उनको भी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राज्य एटीएस की जांच में कई खामियों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि एटीएस ने मामले की बारीकी से जांच नहीं की। एटीएस को केस में पैलेट्स, साइकिल डिटेल्स, स्केच को लेकर कोर्ट से कड़ी फटकार भी मिली है। कोर्ट ने कहा कि एटीएस ने जिस तरह से मामले की पूरी जांच की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खंडपीठ ने आदेश में कहा कि ये एटीएस की नाकामी है कि कैसे बचाव पक्ष के वकील ने जांच एजेंसी के कई दावों की पोल खोल दी। जिन चारों आरोपियों को बरी किया गया उन पर आरोप थे कि उन्होंने नई दिल्ली की जामा मस्जिद के पास से एक दुकान से विस्फोटक बनाने के लिए छर्रों को खरीदा था। एटीएस की जांच में जाहिर तौर पर पीड़ितों के शरीर में पाए गए पैलेट्स और सबूत के तौर पर पेश किए गए छर्रों के बीच अंतर को नजरअंदाज किया गया। खंडपीठ ने यह भी आश्चर्य जताया कि अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर बनाए गए स्केच को ट्रायल कोर्ट के समक्ष क्यों पेश नहीं किया। कोर्ट ने डीजीपी से इस मामले को गंभीरता से देखने और जांचकर्ताओं के खिलाफ एक्शन के आदेश भी दिए हैं। खास बात यह है कि एटीएस की जांच में लापरवाही पर खुद कांग्रेस पार्टी के नेता सचिन पायलट भी नाराज हैं। जिनकी मौतें हुई हैं जिनके घरों में, उनको भी तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें आरोपी मिलते नहीं हैं जो ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। जब मिल जाते हैं, लोअर कोर्ट से सजा हो जाती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएं। मुझे लगता है तुरंत प्रभाव से सरकार को उसमें अपील दायर करनी चाहिए और दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेट करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं, एविडेंस है, उस सबको इकट्ठा कर न्याय मिले लोगों को। अगर न्यायपालिका से न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कमी होती है, तो उस कमी को पूरा करना पड़ेगा और कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। न्याय मंत्रालय को या लॉ डिपार्टमेंट को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि इतनी मौत की सजा सुनाने के बाद भी अगर हाई कोर्ट में, जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, जो ऑर्डर आया है उसमें कहा है कि इन्वेस्टिगेशन शायद ढंग से नहीं हो पाई थी या एविडेंस पूरी तरह कोलैबोरेट नहीं कर पाए थे या कहीं कमियां रह गई थी। ये बहुत ही गंभीर इशू है। मैं समझता हूँ इसमें तो जिम्मेदार लोगों पर जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। 2008 के जयपुर सीरियल धमाकों के लिए इंडियन मुजाहिदीन के 4 संदिग्ध सदस्यों को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। हालांकि इन आरोपियों की मौत की सजा को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने एक आरोपी को घटना के समय नाबालिग मानते हुए उसके प्रकरण को सुनवाई के लिए किशोर न्यायालय में भेज दिया है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों और राज्य सरकार के डेथ रेफरेंस पर सुनवाई करते हुए दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान विधानसभा ने राइट टू हेल्थ बिल पास तो कर दिया, लेकिन इसके बाद से अब तक डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बिल के विरोध में प्राइवेट डॉक्टरों का आंदोलन तेज हो गया है। राजस्थान में निजी अस्पतालों की हड़ताल अभी भी जारी है, जिसका खामियाजा मरीज और उनके परिजन भुगत रहे हैं। राजस्थान में चिकित्सकों और सरकार के बीच सुलह का कोई भी मार्ग आसानी से निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। राजस्थान सरकार की ओर से लाए गए राइट टू हेल्थ विधेयक के विरोध में राजस्थान में निजी चिकित्सालयों की हड़ताल अब भी जारी है। एक तरफ निजी अस्पतालों के चिकित्सकों द्वारा इस विधेयक की वापसी की मांग की जा रही है, तो वहीं राज्य सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं और राज्य के करीब लगभग 2500 निजी अस्पताल और नर्सिंग होम विरोध के कारण बंद पड़े हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का मानना है कि इस कानून से लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि निजी अस्पतालों पर बेवजह बोझ पड़ेगा। चिरंजीवी और आरजीएचएस योजना इस प्रदेश में लागू थी और सरकारी अस्पतालों में ये सब सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद थी, तब आपको क्यों कर ये बिल लाना पड़ा और क्यों करके इसको पूरा इस चिकित्सक समुदाय के ऊपर थोपना पड़ा? इमरजेंसी को डिफाइन कॉमन मैन तो क्या डॉक्टर भी नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्टिव इशू है जिसको डिफाइन करना इम्पॉसिबल है।
उधर राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल का विरोध कर रहे डॉक्टरों पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गहलोत सरकार सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए राइट टू हेल्थ बिल आनन फानन में लाई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में मशीन के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और सरकार प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज का दावा ठोक रही है। राइट टू हेल्थ के तहत इस सरकार को पहले खुद का मेंटल ट्रीटमेंट कराना चाहिए। 4 साल सोते रहे और अब नींद में चल रहे हैं। राज्य में बड़ी संख्या में निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम बंद होने के कारण हजारों की संख्या में मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले हड़ताल में शामिल रेजिडेंट्स डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बताया जा रहा है कि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का एक धड़ा अब भी हड़ताल पर है। डिपार्टमेंट्स में रेजिडेंट्स हैं और कई डिपार्टमेंट्स के रेजिडेंट्स अभी नहीं आ पाए हैं। उन्होंने कार्य बहिष्कार जारी रखा हुआ है और अपने सारे ओपीडी में टीचर्स ने अपनी ओपीडी में सेवाएं दे रहे हैं। सारे अपने टीचर्स जो चिकित्सा शिक्षक हैं वो सारी ओपीडीज, इमरजेंसीज, आईसीयू को सुव्यवस्थित रूप से संभाला जा रहा है। गौरतलब है कि इस एक्ट के तहत राजस्थान के हर निवासी को राज्य में किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूट में पूर्व भुगतान के बिना इमरजेंसी इलाज के साथ फ्री इलाज का लाभ उठाने का अधिकार होगा। लेकिन इस विधेयक में ये साफ नहीं किया गया कि क्या राज्य प्राइवेट क्लिनिक को इलाज का भुगतान करेगा या नहीं। ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघन कर सकता है, जो किसी भी पेशे की प्रैक्टिस करने या कोई भी व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार की गारंटी देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ग्लोबल ट्रेड की चुनौतियों के बीच सरकार ने जारी की नई विदेश व्यापार नीति। इस पॉलिसी का इंतजार भारत में लंबे समय से किया जा रहा था, क्योंकि कोरोना के कारण इसे आने में करीब 3 साल की देरी हो गई। इस पॉलिसी का लक्ष्य भारत के निर्यात को 2030 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। आइए देखते हैं क्या है ये नई विदेश व्यापार नीति। वैश्विक व्यापार की बढ़ती चुनौतियों के बीच विदेश व्यापार को और गति देने के साथ ही निर्यात बढ़ाने के लिए भारत ने शुक्रवार को अपनी बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति 2023 से पर्दा उठा दिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई विदेश व्यापार नीति 2023 को जारी किया, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी और अगले 5 साल तक लागू रहेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत सी समस्याओं के बावजूद हमारे लिए मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 अच्छा रहा है। हमने $750 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम 765 से 770 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है। मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आजादी के अमृत महोत्सव के साथ। फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे। सरकार का उद्देश्य ये भी है कि साल 2030 तक निर्यात का ये आंकड़ा $2 ट्रिलियन से अधिक किया जाए। नई नीति में व्यापार को आसान बनाने पर जोर दिया गया है, तो साथ ही ई वाणिज्य निर्यात और जिलों को निर्यात हब के तौर पर विकसित करने और उभरते हुए क्षेत्र के तौर पर रखा गया है। नई नीति का लक्ष्य भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्रा को बढ़ावा देने का है। नई विदेश व्यापार नीति का मकसद कारोबार को इंसेंटिव यानी प्रोत्साहन वाली रिजीम से हटाकर छूट और पात्रता आधारित रिजीम पर शिफ्ट करना है। If you look at the approach of the current FTP, it
looks at moving from an incentive-based regime to a remission and entitlement-based regime, where remission is based on the principles of taxes and duties should not be exported, and all our exporters should get back whatever taxes and duties that they are paying, and this is a completely WTO compatible measure. नई विदेश व्यापार नीति में लघु, कुटीर और मध्यम उपक्रम MSME के लिए आवेदन शुल्क को 50 से 60% तक कम किया गया है। नई विदेश व्यापार नीति में 39 टाउन्स एक्सपोर्ट एक्सीलेंस TEE में 4 नए शहरों को जोड़ा गया है। इसमें फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी शामिल हैं। विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुताबिक इस नीति की कोई अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कि इसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा। जो अलग अलग निर्णय लिए हैं उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद शायद पॉलिसी आ रही है कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा, इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। एज दे से नथिंग इज कांस्टेंट इन लाइफ और द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट माय प्रीवियस स्पीकर्स और एल्यूडेड टू। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 3 साल के अंतराल के बाद नई विदेश व्यापार नीति तैयार की है। कोरोना की वजह से अभी तक मौजूदा विदेश व्यापार नीति ही लागू थी। अब 31 मार्च 2023 को समाप्त हो जाएगी। मौजूदा पिछली 5 साल की विदेश व्यापार नीति की अवधि मार्च 2020 में खत्म हो गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस नीति को कई बार विस्तार दिया गया। इसे अंतिम बार सितंबर 2022 में 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया था। विशाल वरिष्ठों के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो आइए देखते हैं क्या है नई विदेश व्यापार नीति, किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगी, साथ ही साथ निर्यात को लेकर, निर्यात को बढ़ाने को लेकर जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं वो सिर्फ राज्यों तक सीमित ना करके जिलों तक कैसे उस नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। और सबसे पहले बताते हैं आपको, भारत की विदेश व्यापार नीति आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं और सेवा, गुड्स और सर्विसेज के लिए गाइडलाइंस यानी दिशा निर्देश तय करती है। इसे विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तैयार करता है। विदेश व्यापार नीति विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 के तहत बनाई जाती है। आइए इस नई विदेश व्यापार नीति की जो घोषणा हुई है उसमें क्या क्या बड़ी बातें हैं उस पर भी नजर डालते हैं। 1 अप्रैल 2023 यानी कि कल शनिवार से ये लागू हो जाएगी। इसी के साथ ग्लोबल ट्रेड में गिरावट के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद के साथ इस नई पॉलिसी में तय किया गया है कि 2030 तक भारत को ई-कॉमर्स और एक्सपोर्ट हब बनाने पर फोकस किया जाएगा। भारत के गुड्स एंड सर्विसेज के निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है इस नई पॉलिसी में। नई नीति का उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहन और छूट प्रदान करना है। नई विदेश व्यापार नीति किन चीजों पर फोकस कर रही है, आइए उस पर भी एक नजर डालते हैं। इसका सबसे ज्यादा फोकस व्यापार को आसान बनाने पर है, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सबसे ज्यादा फोकस है। उसी को ध्यान में रखते हुए खर्चों में कटौती कर निर्यात को अधिक से अधिक सस्ता बनाने पर जोर दिया जाएगा। उसकी तमाम एक तरह से तमाम स्कीम्स निकाली जाएंगी और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्यों के साथ साथ जिलों में भी कई ऐसे कदम उठा रही है। सरकार इसके लिए जल्द शुरू करेगी कई नई योजनाएं, जिसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन जो योजना होंगी वो पूरी तरह से पेपरलेस होंगी। नई विदेश व्यापार नीति में डिजिटाइजेशन पर सबसे ज्यादा जोर है। आने वाले आवेदनों को एक तरह से इन्होंने कोशिश की है इस नई व्यापार नीति के तहत कि ऑटोमेटिक मंजूरी के लिए एक पूरा सिस्टम विकसित किया जा रहा है ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ और कदम बढ़ाए जा सके। भारतीय रुपए में भी विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी ये 4 जिले होंगे एक्सपोर्ट एक्सीलेंस टाउन।
एफटीपी का लाभ अब ई कॉमर्स को भी दिया जाएगा। इस नई योजना के, इस नई व्यापार नीति के तहत ई कॉमर्स को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए हैं। कुरियर सेवा के माध्यम से होने वाला निर्यात की वैल्यू लिमिट जो पहले 5 लाख हुआ करती थी, अब उसे 10 लाख रुपए हर खेप के साथ एक्सपोर्ट के लिए कर दिया गया है। यानी कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देने की तरफ बड़ा कदम है। वहीं राज्य और जिला स्तर पर निर्यात बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वाणिज्य विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे इसे भविष्य में आने वाले बदलावों के लिए तैयार किया जा सके। वहीं परिधान और वस्त्र क्षेत्र के लिए भी, यानी कि मर्केंटाइल के लिए भी विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना तैयार की जा रही है। डेयरी सेक्टर को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने के लिए भी छूट दी जाएगी। साथ ही साथ मर्चेंटिंग व्यापार के लिए भी विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। एक बड़ा फोकस जो नई विदेश व्यापार नीति का है वो सीधे सीधे है कि किस तरह से रुपए में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर एक तरह से भारत को इस पूरे अपने ई कॉमर्स से लेकर निर्यात को और सुगम बनाने के लिए भारत अब सभी इंटरनेशनल लेन देन को रुपए में करने की तैयारी कर रहा है। एक तरह से एक बड़ा कदम भारत का ये होना जा रहा है निर्यात की दिशा में। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी तरह की कोई खरीदारी करते हैं, पहले करेंसी यानी रुपए को डॉलर में बदला जाता है, फिर आप उसके जरिए किसी भी देश के साथ लेन देन होता है। लेकिन इससे पहले भी भारत ने कई देशों के साथ उनकी करेंसी में कारोबार करने के लिए समझौते किए हैं। अब भारत का फोकस रुपए में ही ट्रेड करने पर है। ऐसे में रुपए को बढ़ावा मिलेगा और इस तरफ भी लगातार काम किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी काम करेंगी और ये किस तरह से निर्यात को बढ़ावा देने जा रहा है। एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के तहत सरकार शहरों को बिजनेस हब बनाना चाहती है और उसमें 4 शहरों को मुख्य रूप से चुना गया है। इस नई नीति में 4 और शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी के में जोड़ा गया है। उसमें वाराणसी, मिर्जापुर, फरीदाबाद और मुरादाबाद शामिल हैं। हम जानते हैं ये चारों ही जिले अपने हुनर के लिए काफी मशहूर हैं। जिन शहरों को एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिटी का दर्जा दिया जाता है उन्हें कुछ खास सुविधाएं और छूट भी दी जाती है। ऐसे शहरों में उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए खास पैकेज दिए जाते हैं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली खास इंडस्ट्री को सरकार की ओर से तरजीह दी जाती है। कारोबारियों की हर छोटी बड़ी समस्या पर फौरन सुनवाई की जाती है। तो एक पूरा इकोसिस्टम बनने जा रहा है जो कि निर्यात को किस तरह से भारत में आने वाले समय में बदलेगा। तो नए वित्त वर्ष 2023-24 की शुरुआत हो रही है। उसके पहले ही सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को इन स्कीमों पर ब्याज दर बढ़ाकर सौगात दी है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए इन बचत योजनाओं के ब्याज दर में 10 से 70 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी गई है। हालांकि PPF के ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। और आइए अब खबरें कुछ बिजनेस जगत से। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़ते हुए 24 मार्च तक पिछले 8 महीने के अपने उच्चतम स्तर पर है। एक सप्ताह में 5.98 अरब डॉलर के उछाल के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578 अरब डॉलर पहुंच गया। माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की निधि में सरकार ने डाली 8,000 करोड़ की राशि। गारंटी के लिए सीलिंग की सीमा को भी 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर किया 5 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 में माइक्रो और स्मॉल उद्यमों के लिए सरकार की तरफ से मिली रिकॉर्ड 1 लाख करोड़ की गारंटी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों में देखने को मिला उछाल। रक्षा मंत्रालय ने कंपनी के साथ 5,498 करोड़ रुपए के 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। करीब 8% उछाल के साथ BEL के शेयर ने 98.45 रुपए के मूल्य को छुआ। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि भारत ऐसे देशों के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने को तैयार है जो डॉलर की कमी या मुद्रा की विफलता का सामना कर रहे हैं।
विदेशी व्यापार नीति 2023 की घोषणा के बाद वाणिज्य सचिव बरथवाल ने कहा कि सरकार रुपए में भुगतान की प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। भारी वेटेज वाले शेयरों में खरीदारी के चलते भारतीय शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 1031 अंक के साथ बड़े उछाल के साथ 58,991 अंक पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 279 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,359 के स्तर पर बंद हुआ। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत देश भर में विभिन्न बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में केरल के कुमारकोम में दूसरी G20 शेरपा बैठक हो रही है, जिसकी शुरुआत विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने की। इसके अलावा आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में भी चल रही है। बैठक में वैश्विक समुदाय आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए तैयार हुए। इसके अलावा चंडीगढ़ में शुक्रवार को कृषि कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई, जिसमें खाद्य सुरक्षा व पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। भारत में G20 शिखर सम्मेलन से पहले देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों का दौर जारी है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में दूसरी G20 शेरपा बैठक केरल के कुमारकोम के सुरम्बे गांव में की जा रही है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत की अध्यक्षता में दूसरी G20 शेरपा बैठक केरल के कुमारकोम के सुरम्बे गांव में चल रही है। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित, समावेशी और लचीला विकास समेत विभिन्न विषयों पर अहम चर्चा हो रही है। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह केरल के कुमारकोम में शुरू हुआ। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि G20 की वसुधैव कुटुंबकम की थीम भाईचारे और परस्पर जुड़ाव के सार को समाहित करती है। Our G20 theme, based on universal brotherhood, that is Vasudhaiva Kutumbakam, or the one earth, one family, one future, has found resonance across the world with all its encompassing, inclusive message, capturing the diverse global challenges of the day. आज जब लगभग 6 घंटे से अधिक वार्तालाप चला, जिसमें महत्वपूर्ण विषय थे हेल्थ, एजुकेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हमारा जो है एंटी करप्शन मेजर्स, फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, ट्रेड, इस तरह के विविध विषय थे जिसमें जो वर्किंग ग्रुप्स ने काम किया है उनके ऊपर जो है चर्चा करी गई। सब शेरपाओं ने अपने मत व्यक्त किए। उधर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम कार्य समूह की बैठक गुजरात के गांधीनगर में चल रही है। 3 दिन की बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार को सुबह सभी प्रतिनिधियों ने एक योग सत्र में हिस्सा लिया। बैठक में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ लाने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए मंच प्रदान कर रही है। क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को देखते हुए WMO और यूनाइटेड नेशंस जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन किए हैं कि भाई 2027 तक अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज के मीटिंग पे G20 मेंबर्स इसके ऊपर चर्चा किए और इसको विधिवत रूप में ग्रहण किए। चंडीगढ़ में भी शुक्रवार को कृषि कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई।
कृषि प्रतिनिधियों की इस दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी देशों ने एकमत होकर 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों पर बल दिया, जिनमें खाद्य सुरक्षा व पोषण, जलवायु के प्रति स्मार्ट दृष्टिकोण के साथ टिकाऊ कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली के साथ कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण भी शामिल है। इसमें 4 मुद्दे हैं जिस पे जोर दिया जा रहा है। पहला है खाद्य सुरक्षा और पोषण, और ये इसके लिए रखा गया है, देखा गया है कि जैसे आप जानते हैं SDG 2 है, उसमें हंगर ज़ीरो करने का एक लक्ष्य रखा हुआ है। दूसरी चीज़ इसमें जो हमने लिखा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तीसरा विषय था, हमने लिखा है वैल्यू चेन्स। हम जो कृषि है उसको केवल उत्पाद या केवल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन की जरिए से ना देखें। और चौथी चीज़ आप जानते हैं, भारत में जो है एक पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वित्त क्षेत्र में UPI है। गौरतलब है कि भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि ये पहला अवसर है जब भारत को G20 जैसे शक्तिशाली समूह का नेतृत्व सौंपा गया है। ऐसे में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर विकासशील देशों की बात को इस मंच पर मजबूती से रख रहा है। कुमारकोम से अमृतपाल सिंह, गांधीनगर से मेघना देव और चंडीगढ़ से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नए बन रहे संसद भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। उनके दौरे के बाद कांग्रेस ने इसकी आलोचना की और इसे पैसे की बर्बादी बताया। जयराम रमेश के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले के स्पीकर ने भी नए संसद की बात की थी, लेकिन तब की सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें गांधी परिवार का नाम नहीं है। क्योंकि अब उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम नहीं होगा, राजीव गांधी का नाम नहीं होगा। एक ही खानदान, एक ही परिवार के माध्यम से हर भवन के नाम इनके नाम से होने चाहिए। आज देश के अंदर पार्लियामेंट की जो जरूरत थी, जो पार्लियामेंट पहले 50 साल में बनकर तैयार हुई, ये मोदी जी है तो मुमकिन है, जिसको 3 साल में ऐसी प्रकार की पार्लियामेंट को बनाकर तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 1 अप्रैल को भोपाल में भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। अपने भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देंगे। भारतीय सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन इसमें शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अंतिम दिन प्रधानमंत्री करीब 5 घंटे तक इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के स्वदेशी आधुनिकीकरण पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। भोपाल प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी फिर मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। हमारी तीनों सेनाओं के कमांडर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है भोपाल में 30, 31 और 1 तारीख को, और इस कॉन्फ्रेंस में CDS भी आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख आ रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी भी पधार रहे हैं। शनिवार को सेना की इस कमांडर कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले PPP मोड पर बने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन यानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाएंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये वंदे भारत ट्रेन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली तक चलेगी। ये स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से नई दिल्ली तक 708 किलोमीटर का सफर शताब्दी और राजधानी ट्रेनों से भी कम समय यानी लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा कर लेगी। भोपाल से शताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों का मानना है कि इस ट्रेन के चलने से समय की बचत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री छात्रों और रेलवे के पेंशन भोगियों से भी ट्रेन में संवाद करेंगे। छात्र इस वंदे भारत ट्रेन से विदिशा तक का सफर भी तय करेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने और वंदे भारत ट्रेन के सफर को लेकर छात्रों में बहुत उत्साह है।
मैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जब हमें पता चला कि 1 तारीख को वो हरी झंडी दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, तभी हमें बहुत खुशी हुई। जब हमें पता चला कि हम उनके साथ होंगे उस समय, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी हुई। मैं सबसे पहले अपने नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेक इन इंडिया योजना के तहत इतना बिगेस्ट प्रोजेक्ट हमें दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, मैं 1 अप्रैल को वहाँ जाकर इसको अपनी लाइव अपनी आंखों से देखूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि हमें उनके साथ मिलने का मौका मिलेगा, उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर शनिवार का दिन भारत की तीनों सेनाओं के लिए खास तो होगा ही, साथ ही देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों का हाई स्पीड ट्रेन का सपना भी साकार होगा। भोपाल का रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। रेलवे के आधुनिकीकरण की तस्वीर इस रेलवे स्टेशन पर साफ नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही करीब 16 महीने पहले इस स्टेशन को देश की जनता को समर्पित किया था, और अब शनिवार को जब प्रधानमंत्री इस स्टेशन पर देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इस स्टेशन की शान में एक सितारा और जुड़ जाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। देश में शिक्षा को लेकर नए कीर्तिमान बन रहे हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गैर साक्षर लोगों ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया है। ये योजना महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित हो रही है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को साक्षर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया नव भारत साक्षरता कार्यक्रम बेहद सफल रहा है। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किए गए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान मूल्यांकन टेस्ट में 22,70,000 से अधिक नव साक्षर वयस्क शामिल हुए। इस टेस्ट में क्वालिफाई करने के बाद उन्हें साक्षर घोषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 9,25,854 नव साक्षर इस टेस्ट में शामिल हुए, जिनमें महिलाओं की संख्या 5,91,421 और पुरुषों की संख्या 3,34,433 रही। राजस्थान में 5,48,352, तमिलनाडु में 5,28,416, उत्तर प्रदेश में 1,46,055, उड़ीसा में 44,702, झारखंड में 48,691, पंजाब में 10,013, लद्दाख में 7,366, मेघालय में 3,000 और चंडीगढ़ में 2,596 नव साक्षर इस टेस्ट में शामिल हुए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान 5 साल के लिए लागू किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर मुख्य फोकस है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षर लोगों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि भारत में करीब 18 करोड़ वयस्क अभी भी गैर साक्षर हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न केवल इन्हें आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए जरूरी अन्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी मुहैया कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। ये छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। इलाज की उम्मीद छोड़ चुके इन परिवारों के लिए सरकार का एक फैसला एक बड़ी राहत बनकर आई है। इन मासूमों के चेहरे पर जीवन की उम्मीद जगी है। ये बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त है। पहले ये बच्चे दूसरे बच्चों की तरह चलते थे, स्कूल जाते थे, लेकिन बीमारी ने इस कदर जकड़ा कि अब स्कूल के साथ खुद से चलने की शक्ति भी छोड़ चुके हैं। माँ बाप इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा है कि बच्चों का इलाज कराना सबके बूते की बात नहीं है। लेकिन दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों और इनके जैसे दूसरे परिवारों के लिए गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले
दवाओं और खाद्य पदार्थों पर आयात शुल्क समाप्त कर दिया है। यह छूट व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर मिलेगी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। सरकार के इस फैसले का दुर्लभ बीमारी से पीड़ित परिवारों ने स्वागत किया है। सरकार ने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया ये हमारे लिए तो, पर इससे सर हमारा काम नहीं चलेगा इससे हमारा, क्योंकि दवाई बहुत कॉस्टली है। वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो डिसीजन अभी लिया है कस्टम ड्यूटी वेवर का रेयर डिजीज पेशेंट्स के लिए, ये काबिल तारीफ है। और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरा बेटा डीएमडी से ग्रसित है। आज की रेट में इसके लिए कोई दवाई अवेलेबल नहीं है। कुछ दवाइयाँ कुछ बच्चों के लिए मिलती हैं, बहुत महंगी आती है जो, और कस्टम ड्यूटी जो 10% या 5% की है वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये काबिल तारीफ है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकी जो दवाइयाँ आएंगी वो भी हेल्पफुल होंगी। जो डीएमटी बीमारी से पीड़ित है उनके इलाज के लिए जो आपने दवाइयों के लिए जो राहत दी है, ये राहत इन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी राहत है। आमतौर पर दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयाँ काफी महंगी होती है। इस संबंध में बड़ा फैसला करते हुए सरकार ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 के तहत लिस्टेड दुर्लभ बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली दवाइयों की कस्टम ड्यूटी को फ्री कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके इसकी सूचना दी है। सरकार ने कैंसर के विभिन्न रूपों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को भी सीमा शुल्क से छूट दे दी है। दवाओं पर आमतौर पर 10% सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं की कुछ श्रेणियों पर 5% सीमा शुल्क लगता है। छूट का लाभ उठाने के लिए अगर कोई खुद से आयात करता है तो उसे प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यह प्रमाण पत्र केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी सिविल सर्जन से लेना होगा। हालांकि स्पाइन मस्कुलर एंट्रोफी या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर पहले से ही छूट है। एक अनुमान के अनुसार 10 किलो वजन वाले बच्चे को अगर कोई दुर्लभ बीमारी है तो इसके इलाज की वार्षिक लागत 10 लाख से 1 करोड़ से अधिक हो सकती है। उपचार को आजीवन चलाने की भी जरूरत हो सकती है, जिसके चलते दवा की लागत बहुत अधिक हो जाती है। कस्टम ड्यूटी फ्री होने से दवाइयों के दाम में कमी आएगी, जिसका सीधा लाभ रोगी के इलाज में खर्च होने वाली राशि को कम करने में मिल सकेगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है, जबकि 16 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों से मिलने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस हादसे के जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सख्त सजा होगी। इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि रामनवमी के दिन ये दर्दनाक हादसा हुआ था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री मोदी का जनता से सीधा संवाद। डीडी न्यूज पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश। पीएम ने 30 जुलाई 2017 को प्रसारित कड़ी में GST पर बात की थी।
इस मौके पर उन्होंने कहा था कि जीएसटी के कारण आम आदमी के जीवन में सुधार हुआ है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। एरियल फिल्म स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़े मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। ऐसे में ट्रंप आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी द्वारा पोर्न स्टार को पैसा दिए जाने के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आरोप तय किए जाने पर सहमत होने के बाद शुक्रवार को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपने कार्यालय पहुंचे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गुप्त रूप से साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक पोर्न स्टार को पैसा देने का आरोप है। ग्रैंड जूरी की इस जांच में ये तय किया जाता है कि संबंधित शख्स के खिलाफ औपचारिक रूप से कानूनी तौर पर आरोप लगाए जाने लायक सबूत उपलब्ध है या नहीं। जांच के बाद जूरी मतदान करती है। ट्रंप के मामले में जूरी इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके खिलाफ औपचारिक रूप से कार्रवाई शुरू की जाए। अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए जाने की नौबत आई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ किस तरह के अभियोग चलाए जाएंगे। एक दशक पहले ट्रंप के साथ अपने यौन संबंधों के बारे में चुप रहने के बदले में डेनिस को कथित तौर पर चुनाव से पहले करीब 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिले थे। ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने पहले कांग्रेस को बताया था कि उन्होंने ट्रंप की ओर से डेनियल्स को भुगतान किया था। हशमनी या चुप रहने के लिए भुगतान न्यूयॉर्क में अवैध नहीं है, लेकिन ट्रंप पर भुगतान छुपाने और अपने संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड को बदलने का आरोप है। ट्रंप इन आरोपों से इनकार करते हैं। ट्रंप ने एक बयान में अभियोग की कड़ी निंदा की है। इसे इतिहास में उच्चतम स्तर पर राजनीतिक प्रतिशोध और चुनाव में हस्तक्षेप बताया है। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। सोरोस समर्थित मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने गुंडागर्दी को कम करने और आपराधिक कदाचार को माफ करने के लिए लगातार कानून को झुकाया है। फिर भी अब वह एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाने के लिए कानून का दायरा बढ़ा रहे हैं। मुकदमे का मामला ऐसे समय में आया है जब ट्रंप 2024 में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की दौड़ में हैं। उन्होंने गुरुवार को संकेत दिया कि वो दौड़ में बने रहना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि ऐसे मामले उन्हें राष्ट्रपति पद की दौड़ से नहीं रोक पाएंगे। कानूनी तौर पर ट्रंप को खुद को कानून के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। ट्रंप को हथकड़ी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। अगर ट्रंप खुद को कानून के हवाले नहीं करते हैं तो न्यूयॉर्क को फ्लोरिडा सरकार से उन्हें प्रत्यर्पित करने के लिए अनुरोध करना होगा। रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही आईपीएल के 16वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। आईपीएल 2023 कुछ नए नियमों के साथ खेला जा रहा है। बीसीसीआई द्वारा जारी किए गए नए नियमों में इंपैक्ट प्लेयर रूल, टॉस के बाद प्लेइंग 11 का ऐलान, वाइड या नो बॉल के लिए डीआरएस और अनफेयर मूवमेंट नियम शामिल है। इन नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीएल और भी रोमांचक हो जाएगा। दुनिया भर में लोकप्रिय आईपीएल इस बार कई नए नियमों के साथ खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल के लिए नए रूल जारी कर दिए हैं। उम्मीद है इन नए नियमों के लागू होने के बाद आईपीएल और अधिक रोमांचक हो जाएगा। एक नजर डालते हैं आईपीएल के नए नियमों पर। इंपैक्ट प्लेयर रूल। आईपीएल 2023 में जिस नए नियम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है वो है इंपैक्ट प्लेयर रूल। इस रूल में कोई भी टीम अपने प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी को बदल सकती है, लेकिन अगर टीम विदेशी खिलाड़ी को इंपैक्ट प्लेयर चुनती है तो उसे विदेशी खिलाड़ी को ही बाहर करना होगा।
एक समय में मैदान पर पहले की तरह 4 से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकते। इम्पैक्ट प्लेयर को हर पारी के 14वें ओवर से पहले लिया जा सकता है। इम्पैक्ट प्लेयर की जगह मैदान से बाहर गया खिलाड़ी फिर मैच में हिस्सा नहीं लेगा। टॉस के समय ही टीमों को 4 इम्पैक्ट प्लेयर बताने होंगे। उनका इस्तेमाल ही मैच में किया जा सकता है। टॉस के बाद प्लेइंग 11 का ऐलान। अभी तक कप्तानों को टॉस से पहले ही प्लेइंग 11 बताना होता था, लेकिन इस सीजन में ऐसा नहीं होगा। कप्तान टॉस के बाद प्लेइंग 11 बता पाएंगे। कप्तान 2 अलग अलग टीम शीट के साथ टॉस के लिए आ सकते हैं। टॉस के परिणाम के आधार पर वे अपना प्लेइंग 11 दे सकते हैं। वाइड एंड नो। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। हम आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। 200 करोड़ के ठगी मामले में ईडी की ओर से दर्ज केस में न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 अप्रैल तक बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश के इंदौर से यूएई के शारजाह के बीच फ्लाइट शुरू हुई। सप्ताह में 3 दिन चलेगी यह फ्लाइट। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस फ्लाइट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि 2013-14 में इंदौर सिर्फ 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था और आज इंदौर 24 शहरों से जुड़ चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज उत्तराखंड में 180 करोड़ की लागत वाली 4 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के अंतर्गत दून मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल और रुद्रप्रयाग, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। भारत के दौरे पर आए इजराइल के संसदीय मंडल ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात पर बिरला ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, इसलिए आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। इस दौरान इजरायली संसदीय दल ने संसद भवन को देखा और इजरायली सांसदों ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना भी की।